कैलोरीमेट्री चैप्टर नंबर 11। ठीक है, ये हमारी बुक भी ले गए हैं यहाँ से। नहीं ले गए थे। सबसे पहले बात हो रही है कंसेप्ट ऑफ हीट। सो इसमें कैलोरीमेट्री ब्रांच जो है यहाँ पर हम पढ़ते हैं हीट और हीट से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस। ठीक है, कि किसी भी प्रोसेस में कितनी हीट आ रही है, कितनी हीट जा रही है, या हीट कौन ट्रांसफर कर रहा है, किधर से किधर को हीट आके जा रही है, वो हो जाती है कैलोरीमेट्री। एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं हीट और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस को। फाइन, इतनी बात। नाउ व्हाट इज हीट? तो हीट को हम शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन ये बाकी एनर्जी से थोड़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? बाकी एनर्जीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप मैकेनिकल एनर्जी देख लीजिए तो काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज कर लेते हैं हम। साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। हीट को लाइट में चेंज कर देते हैं। सनलाइट जो आती है ना, तो उसके अंदर हीट एनर्जी होती है। उसको आप फिर वाटर को हीट कर लेते हो, उससे सोलर हीटर्स में, कुकर्स में कन्वर्ट कर लेते हो आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन ऐसी एनर्जी जो कि फ्लो कर जाए, फ्लो कर सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, उसको हम कह देते हैं हीट एनर्जी। द एनर्जी विच कैन फ्लो, द एनर्जी इन मोशन, ये सारे टर्म्स आ जाते हैं हीट के लिए। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे हीट के बारे में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसको ऐसे भी कहते हैं विच कैन ट्रांजिट, ट्रांजिशन, और विच कैन फ्लो हो जाता है, ट्रांजिट हो जाता है, और विच कैन ट्रांसफर, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। That energy is known as heat energy. Understood? अब क्योंकि ये एक तरह की एनर्जी है, और एनर्जी चाहे जितने भी तरह की होंगी उन सभी की यूनिट, ऐसा यूनिट जो है वो जूल रहती है। और यही एक एडवांटेज भी है। पहले जो अलग अलग सिस्टम्स होते थे उनमें सेम टाइप की क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट आ जाती थी, लेकिन हीट मतलब एसआई सिस्टम में यही फायदा हुआ कि जो यूनिट रहेगी वो एक तरह की, जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन सभी की यूनिट सेम रहती है। तो हीट एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और या फिर JOULE। और यूनिट्स क्या हो सकती हैं? कैलोरीज, शॉर्ट में लिखते हैं CAL, या फिर किलो कैलोरी। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में अगर बात कर ले तो हो जाएगा अर्ग, ERG। इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी बहुत सारी यूनिट्स। तो अब ये हीट एनर्जी आई कहां से? हर एक सब्सटेंस के अंदर अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। नेचुरली सभी का टेम्परेचर होता है, सभी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, और अगर सॉलिड है, टाइटली पैक्ड है, तो वो वाइब्रेशंस में रहते हैं। और अगर उनमें स्पेस है, चाहे गैसेस हो जाए चाहे लिक्विड हो जाए, तो फिर वो थोड़ा बहुत मूव करते रहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इज इट ओके? तो ये जो मोशन है, मोशन की वजह से उनके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स के आपस में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, वो उनको बाइंड करके रखता है। लिक्विड में थोड़ा सा कम है, और गैसेस में बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इनकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। मोशन की वजह से
वाइब्रेशंस की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या देते हैं? इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of all the molecules of any substance is known as total internal energy of the substance. Clear है इतनी बात? ठीक है। So kinetic energy जो आती है that is due to the random motion and the potential energy of the molecules. Molecules की kinetic energy, molecules की potential energy मिलाकर के हो जाती है total energy of the substance या total energy of the molecules. Is that clear? हम यहाँ पर बात करते हैं a hot body has more internal energy than identical cold body. दो अलग अलग बॉडीज आप ले लीजिए, एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, जो आपको फील हो रही है कि वो हॉट बॉडी है, और दूसरी वाली कोल्ड आपको अपीयर हो रही है। तो हॉट बॉडी का मतलब हो गया उसके अंदर ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए वो हॉट अपीयर हो रही है। और दूसरी वाली जो कोल्ड अपीयर हो रही है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कम एनर्जी है। अंडरस्टूड? जब आप किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाकर रखेंगे तो एक बॉडी हॉट बॉडी के पास तो ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी से कोल्ड बॉडी के पास कम एनर्जी है। और नेचर ये कहता है कि सब जगह इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए एनर्जी का ट्रांसफर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होना स्टार्ट हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, बिकॉज नेचर वांट्स everything to be in equilibrium. Clear है इतनी बात? ओके। सो इंटरनल एनर्जी, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तब हॉट बॉडी की इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम होने लग जाएगी, कोल्ड बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां पर दोनों की इंटरनल एनर्जीज सेम हो जाएंगी, वहीं पर एनर्जी का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम हो गया। गॉट इट? ठीक है। इसीलिए जब भी हम कोई टू बॉडीज को जो कि अलग अलग टेम्परेचर वाली होती हैं, मतलब अलग अलग एनर्जीज वाली होती हैं, हम उन्हें कांटेक्ट में रखते हैं, तब एनर्जी का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ होने लग जाता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नहीं आ जाए। सो जो एनर्जी फ्लो करके एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जा रही है उसको आप क्या बोलोगे? हीट एनर्जी बोलेंगे। थी वो इंटरनल एनर्जी, और दूसरे की भी इंटरनल एनर्जी थी, लेकिन एक की इंटरनल एनर्जी में से कुछ एनर्जी चली गई, तो वो जो चली गई उसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोल देंगे। सो हीट की एक डेफिनेशन बन गई अब यहां से, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। तो ओवरऑल कहा जाएगा तो हीट को क्या कहा जाएगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। उस बॉडी को बनाने में जितने भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लगे हैं, उन सभी की क्या करेंगे? टोटल इंटरनल एनर्जी, that is known as the heat, and it flow from hot body towards cold body. Clear? हीट को जिस ब्रांच में आप स्टडी करते हो हीट वाले सारे फिनोमेना, उसकी कैलकुलेशंस, that is known as कैलोरीमेट्री। उस ब्रांच को कैलोरीमेट्री कह देते हैं, और यूनिट हमारे पास आ गई है जूल, कैलोरी और अर्ग भी हो जाएगी। अब बात आ जाती है 1 कैलोरी की डेफिनेशन बताइए। How much quantity of energy is known as 1 calorie? 1 कैलोरी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो इसके डेफिनेशन हम देते हैं वाटर के रेस्पेक्ट में। 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, हाउ मच? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी
वो 1 कैलोरी कहलाएगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of water by 1 degree Celsius is known as 1 calorie heat. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is known as 1 calorie heat. Understood? ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से एक बात ये समझिए, हमने कहा 1 ग्राम वाटर लेना है और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो ये तो इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि वाटर आपने कौन सा ले रखा है, नहीं डिस्टिल्ड वाला नहीं, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए किसी ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वाटर लिया 10 डिग्री सेल्सियस पर, फिर किसी दूसरे पर्सन ने वाटर ले लिया 50 पर, किसी थर्ड पर्सन ने 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला वाटर ले लिया और किसी अनदर पर्सन ने ले लिया 90 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। अब ये देख रहे हैं कि 1 ग्राम सबने ले लिया, 1 ग्राम वाटर इन्होंने भी लिया, इन्होंने भी और इन्होंने भी, और सब लोग क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये इसको करना चाहते हैं 11, ये करना चाहते हैं 51, ये करना चाहते हैं 76 और ये करना चाहते हैं 91। इज दैट ओके? तो आप ये बताइए, क्या सबको सेम टाइम लगेगा या अलग अलग टाइम भी लग सकता है? अलग अलग टाइम लग सकता है। किसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? इनको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इनका टेम्परेचर 10 है, 10 से 11 करने में, जबकि क्वांटिटी सेम है, मटेरियल भी सेम ही है, वाटर भी सेम है, लेकिन ये वाला टेम्परेचर 90 से 91 हीट करने में बहुत कम टाइम लगेगा। इसका मीनिंग 1 कैलोरी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर सब लोग बताएंगे, इन सबसे पूछा जाए कितनी कितनी हीट लगी, तो ये तो ज्यादा वैल्यू बताएंगे और ये कम वैल्यू बताएंगे और ये सब अलग अलग ही बताएंगे। तो फिर 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कंफ्यूजन हो जाएगा। यस और नो? तो ये वाली जो डेफिनेशन पहले शुरू में बताई गई, ये उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी। फाइन, एक्यूरेट नहीं थी तो फिर इसको सही किया गया। सही कैसे करेंगे? 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, लेकिन ये 1 डिग्री कौन सा लेना है? 14.5 से 15.5 तक। अगर आपके पास वाटर इतने टेम्परेचर पर है, हीट करके इतना करना चाहते हैं, तब कितनी हीट देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं 1 कैलोरी हीट। कोई प्रॉब्लम? तो अब ये वाली वैल्यू इन सबसे अलग हो जाएगी, लेकिन अब हमें कंफर्म हो गया कि इस वाले टेम्परेचर रेंज में जितनी भी हीट देने की जरूरत पड़ेगी, वो हीट 1 कैलोरी हीट कहलाएगी। पर्टिकुलरली यही टेम्परेचर क्यों लिया है? ये वाली जो वैल्यू आ रही होगी वो इनकी कैलकुलेशन में बिल्कुल सही और सटीक बैठ रही होगी। बाकी वैल्यूज अलग अलग आ रही होंगी, वो भी हो सकती थी, लेकिन जो रिलेशन इन्होंने डॉक्टर जूल के साथ कैलोरी के बनाए गए हैं, उसमें ये वाली वैल्यू सही बैठ रही होगी, इसलिए इसको ले लिया गया। अंडरस्टूड? अच्छा, इसी तरह से अगर कोई कहते हैं 1 किलो कैलोरी, वन किलो कैलोरी की डेफिनेशन बताइए। तो 1 किलोग्राम वाटर ले लेंगे और करेंगे उसको भी ऐसा ही, 1 डिग्री सेल्सियस हीट करना है। कहां से? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर कोई कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius through 14.5 to 15.5 degree Celsius is known as 1 kilocalorie heat. Understood everyone? Okay. Now let us talk about the concept of temperature. तो ये heat का introduction हो गया।
और हम चलते हैं टेम्परेचर पर। व्हाट इज टेम्परेचर? जब भी आप किसी हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं, तब आप ये देखेंगे कुछ देर के बाद हॉट बॉडी तो ठंडी हो जाती है और कोल्ड बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और फिर वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक बॉडी में से एनर्जी निकल गई और दूसरे बॉडी के पास एनर्जी चली गई, एनर्जी का हो गया ट्रांसफर। लेकिन ऐसा कितनी देर के बाद होगा? ठीक है, और फाइनली वो दोनों बॉडीज कितने टेम्परेचर पर या कितनी गर्म या कितनी ठंडी अपीयर होंगी, हमें इस बात का पता लगाने के लिए ये टर्म आया है यहाँ टेम्परेचर। ठीक है ना, दो बॉडीज, एक बहुत ज्यादा गर्म लग रही थी पहले, एक बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी, दोनों को मिला दिया, तो जब बाद में मिला के रख दिया तो फिर वो कैसे अपीयर होंगी, फिर वो कैसे दिखेंगी, उसके लिए हम कैसे मेजरमेंट बनाएं वो टेम्परेचर से पता चल जाएगा। ठीक है, या वो कहां पर आकर के एक दूसरे को एनर्जी का ट्रांसफर करना बंद कर देंगे। सो बॉडी, एक बॉडी ऐसी होती है जो हीट प्रोवाइड करती है, जो हीट डोनेट करती है, देती है, उसे कहते हैं हॉट बॉडी, और दूसरी बॉडी जो हीट गेन करती है उसको कहते हैं कोल्ड बॉडी। जब भी कोई बॉडी हीट रिसीव करती है तो उसके पार्टिकल्स, एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब पार्टिकल और तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन होता है टेम्परेचर से। ठीक है, जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तब टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जहां जहां पर आपको टेम्परेचर में चेंज दिखाई दे तब आपको समझ लेना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो टेम्परेचर बदलेगा। फाइन टू यू? इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तब टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा बॉडी का। सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच प्रोवाइड्स द थर्मल स्टेट ऑफ द मैटर। ये आपको किसी मैटर की थर्मल स्टेट बता देता है, मतलब थर्मल स्टेट टेम्परेचर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड वाली जो स्टेट है उसके बारे में ये जानकारी आपको देता है। दैट इज, इसको आप शॉर्ट में पहले से भी जानते हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अच्छा, ये हम बार बार पढ़ते रहते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस, लेकिन इस बात का मीनिंग कोई समझाए हमें। डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस का क्या मीनिंग हुआ? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर हम नॉर्मल मान रहे हैं तो उससे जितना ज़्यादा होगा डिग्री ऑफ हॉटनेस हो जाएगा, जितना कम होगा डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ठीक है, कोई और बताना चाहेंगे? देखिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस से मतलब क्या है? हॉटनेस की डिग्री का मतलब लेवल हो गया, कितने लेवल का हॉटनेस है, या किस लेवल की कोल्डनेस है किसी बॉडी के अंदर। जैसे एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, सर्दियों के दिन अभी हैं तो अभी लोग गर्म पानी पीते भी हैं, और एक गर्म पानी हम नहाने के लिए भी यूज करते हैं। क्या दोनों सेम लेवल के गर्म होते हैं? जितने लेवल के गर्म पानी में आप नहाते हैं, क्या उतने लेवल का गर्म पानी पी सकते हैं? मुंह जल जाएगा, यस और नो? और जितने लेवल का गर्म पानी पी लेते हैं, अगर उसमें नहाने को कहते हैं तो कुल्फी जम जाएगी, है कि नहीं? मतलब दोनों है तो दोनों ही गर्म पानी, कहते तो दोनों को ही गर्म पानी है, इंग्लिश में अलग अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, हिंदी में तो गर्म पानी कह देते हैं, लेकिन एक ज्यादा गर्म है और एक कम गर्म है। तो ये जो ज्यादा और कम गर्म है इसी को डिग्री कहते हैं, कि ज्यादा तो कितना ज्यादा और कम तो कितना कम, वो है डिग्री का मतलब। जैसे गर्मियों के दिनों में लोग आइसक्रीम लेने जाते हैं शॉप्स पर, तो कैसे आइसक्रीम, कुछ लोगों की डिमांड हो जाती है ना, वो बिल्कुल वैसे वाली आइसक्रीम चाहिए जो बिल्कुल दांत भी जमा दे,
वो थोड़ी सी भी मतलब एकदम चिल्ड कहते हैं उसे, चिल्ड से भी सुपर चिल्ड क्या कहते हैं, फ्रोजन, जो बड़े वाले मटर वाले उसमें फ्रिज में रखी होती है वैसी वाली आइसक्रीम चाहिए उनको, है ना। तो उतनी ज्यादा ठंडी आइसक्रीम, और उससे अगर थोड़ी कम ठंडी होगी तब भी तो ठंडी ही रहेगी वो, ठीक है। या मान लीजिए कि 15 मिनट पहले लाइट चली जाए तो तब भी ठंडी ही रहेगी आइसक्रीम नॉर्मल एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में, लेकिन कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी। फाइन। तो डिग्री का मतलब होता है किसी चीज की इंटेंसिटी कितनी है, किस लेवल तक वो ठंडा है या गर्म है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब ये सिर्फ एक्सपीरियंस करने की बात थी, एक्सपीरियंस, जैसे कि आप ठंडी आइसक्रीम आप खा रहे हो तो उसमें जो भी आप फील कर रहे हो कि वो कितनी ठंडी है, ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को समझा नहीं सकते, है ना। फील भी तो कर सकते हैं, उसे सेंस कर सकते हैं आप। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन नॉट एक्सप्रेस देम इन वर्ड्स। और यहां पर हम साइंटिफिकली कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकली हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर दिया, उनको उनके साथ में एक नंबर असाइन कर दिया, एक नंबर ऐसे असाइन कर दिया कि भाई हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर जो भी स्टेट है, थर्मल स्टेट है, उस पर एक टेम्परेचर नाम का नंबर लगा दिया। तो जिसका नंबर ज्यादा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, कंपैरिजन इजी हो गया। जैसे कहीं पे लिख दिया एक का टेम्परेचर 40, एक का टेम्परेचर 50, एक का टेम्परेचर 60, तो इस पे इसको बड़ा नंबर मिल गया, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा मतलब इसकी डिग्री ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें हॉटनेस ज्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है और इसके अंदर कम है। अब इजी हो गया ना, पहचानना इजी हो गया। अब किसी को समझाना नहीं पड़ेगा भैया बहुत ठंडा पानी है, ये बहुत गर्म पानी है, ऐसे कहना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली थर्मामीटर से आप इसको देख लेंगे। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज द यूज ऑफ दिस टर्म टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाद में बनाया गया है फिर इसी वजह से कि एक ऐसा मान लीजिए जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मान लीजिए कि उसके रेस्पेक्ट में फिर आप बाकी सभी को असाइन करोगे नंबर कितना कितना है उनका टेम्परेचर। क्लियर हो गई है बात? सो टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको ये बताता है कि बॉडी की थर्मल स्टेट क्या है, और ये इससे ये भी पता चलता है, ये भी पता चल जाता है कि अगर ऐसी वाली दो बॉडीज हैं, एक 40 वाली एक 50 टेम्परेचर वाली, इनको कांटेक्ट में रखेंगे तो 50 वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी, तो एनर्जी का फ्लो इधर से इधर की तरफ होगा। वरना अगर ये नहीं होता तो क्या करना पड़ता, हमें इसको भी टच करके देखना पड़ता, इसको भी टच करके देखना पड़ता, फिर हम अपने एक्सपीरियंस से कहते भैया ये वाले के पास ज्यादा एनर्जी है, ये गर्म लग रहा है, तो इनको टच करोगे तो यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगी। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब टेम्परेचर है आपके पास। सर एक ml बॉइलिंग वाटर कितने ml कोल्ड वाटर को नॉर्मल टेम्परेचर पिला देगा, मतलब कोई रेशियो होता होगा ना इसका मिक्स करने में? नहीं, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंसेस से अलग अलग क्वांटिटी ऑफ रेट हो जाएगा, हीट के फ्लो होने का रेट बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात और आ गई, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 60 है और एक बॉडी का टेम्परेचर 50 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60 वाले के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। इस बात को बिल्कुल भी गलत फहमी में ना ले जाएं। 60 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस आर टू बॉडीज A and B. If there is some body having temperature 60 degree Celsius, then don't assume that it is having more internal energy. No. Fine. This object which is at lower temperature may have more internal energy, but still the temperature is low. Are you getting that? तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस अलग बात है और टोटल इंटरनल एनर्जी अलग बात है। समझ में आई क्या बात? सर ये फ्लो ऑफ हीट है? नहीं, फ्लो ऑफ हीट तो अभी ये तो टेम्परेचर है, दोनों ये दोनों टेम्परेचर्स हैं, ठीक है।
अलग अलग मटेरियल के बने हो सकते हैं, इसलिए वो अलग अलग यहाँ इस टेम्परेचर तक लेने के लिए उसने अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन की होगी, यहाँ तक आने के लिए उसने अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन की होगी। कोई बहुत अच्छा कंडक्टर होगा तो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके यहाँ तक आ गया होगा, और ये पुअर कंडक्टर होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करके यहाँ तक लाया गया होगा। ठीक है क्या? तो इस तरह से हम टेम्परेचर की हेल्प से पता लगा लेते हैं कि हीट का फ्लो किस पॉइंट, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की तरफ होने वाला है। अंडरस्टूड? तो अब यहां से आपको अभी हमने ये बताया कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कितनी हीट देनी होगी मटेरियल पर। अब अगर आप वुडन पीस है, किसी टेबल को आप हीट करने लग जाओ तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उतनी देर में मेटल के किसी पीस को उतना ही हीट प्रोवाइड कर दोगे तो जल्दी टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और मेटल्स में भी अलग अलग मेटल होंगी तो अलग अलग क्वांटिटी की हीट जाएगी, अलग अलग टेम्परेचर बढ़ेगा उनका, फिर सेम अगर हीट दे रहे हो तो। आर यू गेटिंग दैट? तो हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन्ड इन अ बॉडी, amount of heat energy contained in a body depends on mass, its temperature and material। तीन बातों पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी। चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज SI यूनिट इज केल्विन, डिनोटेड बाय कैपिटल K। और टेम्परेचर अगर आपको केल्विन में चाहिए देन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस वाला होगा उसमें 273.15 इतना ऐड कर देंगे, राउंड ऑफ करके 273 भी लिख देते हैं, बट मोर प्रिसाइसली 273.15 ले लेते हैं। फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन क्या होता है? फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन बना लेंगे अभी, 5/9 वाला। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए आंसर तब आपको क्या करना होता है, जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना होता है और प्लस 32 ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट वाला और डिग्री सेल्सियस वाला, इनमें 1 डिवीजन अलग अलग होते हैं। 1 डिवीजन ऑफ, देखो ऐसे करके समझ लो, यहाँ पे 0 से लेके होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो यहाँ 0 से 100 के बीच में कितने का गैप आएगा? 100। और यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 180। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मरकरी का जो राइज हो रहा है 180 डिविजन्स में राइज होके यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, और यहाँ 100 में, तो इसका 1 डिवीजन बड़ा है और इसका 1 डिवीजन की वैल्यू छोटी है। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर जितना राइज कर रहा है उसका 1.8 टाइम्स करेंगे और प्लस 32 और ऐड कर देंगे उसमें। समझ में आई बात? ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। जैसे हमें 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए आपको, 32, इसका 0 है तो इसका 32 है, इसमें 1 राइज करेगा तो यहाँ कितना राइज करना पड़ेगा? 1.8। इसके 100 डिविजन इसके 180 डिवीजन के इक्वल हैं, तो इसके 10 डिवीजन इसके 18 डिवीजन के इक्वल हुए, और इसका 1 डिवीजन 1.8 के इक्वल हुआ। समझ में आ गया ये कैलकुलेशन? तो अगर यहाँ 1 डिग्री राइज कर गए तो यहाँ कितना जाना पड़ेगा? 1.8। तो 1, इसीलिए हमने फॉर्मूला डायरेक्ट बना दिया है। डिग्री सेल्सियस में कितना रखना है? 1 डिग्री सेल्सियस और प्लस 32 ऐड करना है इसमें, तो 33.8 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये रिलेशन आपको, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाएगा, जैसे 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज इज इक्वल टू 1 यूनिट चेंज इन केल्विन। केल्विन का अगर बनाते हैं यहां से, तो ये है आपके पास 273 केल्विन और ये 373 केल्विन, तो इसमें 100 है और यहाँ पे 0 से 100 है। ठीक हो गई क्या बात? तो इसके 100 डिवीजन, इसके 100 डिवीजन, मतलब इसका 1 डिवीजन और इसका 1 डिवीजन। तो जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होगा, चाहे तो केल्विन का निकाल लीजिए, चाहे तो डिग्री सेल्सियस का निकाल लीजिए, वो सेम रहेंगे। लेकिन इसमें नहीं रहेगा ऐसा। इसमें 1 डिग्री का चेंज सेल्सियस में इज इक्वल टू 1.8 डिग्री का चेंज फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, तब ये दोनों इक्विवेलेंट आएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये बेसिक रिलेशन आपको पता होने चाहिए, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन में, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ऐसे याद कर लेंगे आप। Now the next is factors affecting the quantity of heat absorbed to increase the temperature of a body. फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में कोई फॉर्मूला नहीं है? नहीं। On what factors the quantity of heat depends? तो आप खुद से ही समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं। एक बार ले लीजिए आप 1 लीटर वाटर, 1 लीटर एक बोतल में, और फिर उसको किसी पैन में रख करके गैस पर रख दीजिए हीट होने के लिए। ठीक है, और जो पैन आपने लिया है वो भी ले लीजिए आप एल्यूमिनियम का। फिर आप लीजिए 1 लीटर, वही उतना ही वाटर लीजिए और कॉपर के वेसल में हीट करिए। ठीक है, सेम टाइम तक। तो क्या दोनों में सेम टाइम लगेगा, सेम टेम्परेचर तक गर्म हो जाएगा या अलग अलग होंगे? दोनों में अलग अलग गर्म हो जाएगा। अगर आप दोनों को 10 मिनट्स के लिए हीट करते हो, पहले एल्यूमिनियम के वेसल में रख के फिर कॉपर के वेसल में रख के, तो जिसकी कंडक्टिविटी बेटर होगी, जो खुद कम हीट लेता होगा और ज्यादा ट्रांसफर करता होगा, उसमें तो जल्दी गर्म हो जाएगा। लेकिन आप दोनों को 10 मिनट्स तक कर रहे हो, तो इसका मतलब एक ज्यादा गर्म हो जाएगा एक बर्तन में और दूसरे वाले बर्तन में कम गर्म होगा। ठीक है क्या? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी को कितनी चाहिए, ये उसके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप वाटर की जगह मिल्क ले लेते और उतनी ही देर तक गर्म करते, तो शायद मिल्क बहुत ज्यादा गर्म हो जाता, वाटर उतना गर्म नहीं होगा एक सेम वेसल में रख के, है कि नहीं? और उसकी जगह कोई और लिक्विड ले लीजिए तो फिर वो अलग क्वांटिटी से गर्म हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक मटेरियल को कितनी हीट चाहिए किसी लेवल तक पहुंचने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इटसेल्फ। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। दूसरी बात क्वांटिटी पर आ जाएगी। क्वांटिटी 1 लीटर वाटर और 10 लीटर वाटर सेम मटेरियल के वेसल में गर्म कर रहे हैं, तो कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? 1 लीटर वाला जल्दी गर्म हो जाएगा और 10 लीटर वाले को और ज्यादा हीट देनी होगी। तो पहला फैक्टर तो आ गया हीट के लिए। फर्स्ट फैक्टर इज मटेरियल, सेकंड फैक्टर इज मास, एंड द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस। Third factor would be temperature difference. Is it okay? टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कह सकते हैं?
टेम्परेचर डिफरेंस कह सकते हैं चाय की हेल्प से। चाय का क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे अभी हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, अभी हम 1 कप चाय ले ली हमने और 5 मिनट्स के लिए अगर इसको रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी। आप भी पीते होंगे चाय, ठंडी हो जाती है। अगर यही चाय जब हम समर्स में लेकर बैठते हैं तो 5 मिनट्स में उतनी ठंडी नहीं होती जितनी अब हो जाती है। ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? नहीं ऑब्जर्व किया है? आइसक्रीम लीजिएगा आप, आइसक्रीम लेंगे, अभी विंटर सीजन है तो आराम से भी आइसक्रीम ले लेना और उसको 5 मिनट के लिए टेबल पे रख देना, ऐसे ही घूमने चले जाना, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। अगर वो किसी और ने नहीं खाई और आपको मिल गई वापस तो मेल्ट नहीं होगी 5 मिनट्स में, अभी प्रेजेंट जो टेम्परेचर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और फिर वही आइसक्रीम उसी कंपनी की सेम आइसक्रीम आप समर्स में जून के महीने में लेकर के रखिए और टेबल पर, और फिर देखिए, फिर घूमने चले जाइए 5 मिनट, फिर आकर के देखेंगे तो क्या वो उसी स्टेट में मिलेगी जैसे आप मिलेगी या कुछ डिफरेंस आएगा? मेल्ट हो जाएगी ना समर सीजन में। तो क्या यहाँ पे क्या रीजन हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस। भाई आइस तो सेम ही टेम्परेचर पे फ्रीज हो रही होगी ना, फ्रीज तो सेम टेम्परेचर पे हो रही होगी, वो जम तो उसी टेम्परेचर पे रही होगी जिस टेम्परेचर पे गर्मियों में जमती है। या उसे भी ये पता चल जाएगा अब सर्दी आ गई जल्दी जम जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। गर्मियों में देर से जमना है भी अभी, ऐसा नहीं होता है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन जल्दी मेल्ट होने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस कब ज्यादा है और कब कम है? एक बात बताइए, समर में ज्यादा, विंटर में कम। आप एक्सप्लेन करिए कैसे। टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी आइसक्रीम है उसका टेम्परेचर रहा होगा, रेफ्रिजरेटर से निकाल करके लाए तो टेम्परेचर एज्यूम कर लेते हैं -2 रहा होगा, चलिए ठीक है। कम रहा होगा, -2 रहा होगा। तो ये तो हमने और कम बताया है -2, सर इससे तो कम ही होगा ना। इससे कम तो -3 पे जाएंगे ना सर फिर। नहीं, मतलब ज्यादा होगा ना, 1 या 2। हाँ ज्यादा, चलो ज्यादा ले लो, हमने तो और कम, इस पे तो कुल्फी जमनी थी, है ना। तो 2 डिग्री सेल्सियस पे आपने रेफ्रिजरेटर में से निकाल लिया और फिर आपकी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर अभी इस टाइम पर कितना हो रहा होगा सर्दियों में? 17 या 16। चलो 20 मान लो, 20 ठीक है, 20 तो फिर गर्मी से लगने लग जाएगी, 15 रख लो, 15 सही है क्या? तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 13 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। यही वाली आइसक्रीम, रेफ्रिजरेटर भी वही वाला है, आइसक्रीम भी वही वाली है और आप भी वही वाले हो। समर्स में 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मान लेते हैं इनके घर पर, तो 40 हाँ नहीं, इतना तो हो जाता है, 35 36 तक तो रहता भी है। 40 से 2 चले गए तो कितने बचे? 38। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो यही तो ड्राइविंग फोर्स है हीट के फ्लो होने का। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा रेट से हीट का फ्लो होगा, उतना तेजी से हीट का फ्लो होगा। और गर्मियों में सराउंडिंग्स इसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगी, जल्दी जल्दी आइसक्रीम को कहेंगे लो जल्दी हीट खाओ और पिघल जाओ, मेल्ट हो जाओ। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो हीट का फ्लो रेट भी कम होगा, स्लोली स्लोली हीट फ्लो होगी। सही है क्या? तो कब ज्यादा है टेम्परेचर डिफरेंस? समर्स में, और विंटर्स में कम है, इसलिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी समर्स में। क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा होगा, ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो इसको ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। तो मेनली 3 फैक्टर हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कभी भी हीट को ट्रांसफर कराने के लिए। एक हो जाता है मटेरियल कैसा है, दूसरा हो जाता है मास कितना है, और थर्ड आ जाता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। स्मॉल टी हम नॉर्मली टाइम के लिए यूज करते हैं, तो कैपिटल टी यूज कर लेते हैं टेम्परेचर बताने के लिए। अगर हम इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो Q से हम कह देते हैं हीट, Q फॉर क्वांटिटी ऑफ हीट। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, M फॉर मास and delta T for temperature difference. The larger is the temperature difference, the greater would be the heat required to maintain the equilibrium. Is it okay? Proportionality का साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लेना होता है। That constant would be equal to C और M, C डेल्टा T बन जाता है हमारे लिए फॉर्मूला। यहाँ पर C को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मास तो इससे आ गया, डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस ये आ गया, मटेरियल बचा था, मटेरियल के लिए ये टर्म आ गया। ये हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स। मटेरियल के लिए फिक्स होने का मतलब क्या है? जैसे आपने कॉपर का वेसल लिया, तो कॉपर के वेसल से मतलब है कि कॉपर की प्लेट ले लो, कॉपर की थाली ले लो, कॉपर का ग्लास ले लो, या कुछ भी ले लीजिए कॉपर का बना हुआ, उन सभी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट और फिक्स रहेगी। ठीक है क्या? M किलोग्राम में, इसकी यूनिट आप निकाल लेते हैं यहां से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन M डेल्टा T। Q की यूनिट क्या होगी? जूल। मास के लिए और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए केल्विन। Is that fine? So specific heat capacity is being termed as, it is having the SI unit joule per kilogram per Kelvin. Okay? और फिर ऐसे पावर्स के टर्म्स में लिख देते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। अब डेफिनेशन कैसे बनेगी? इस फॉर्मूले में m की जगह 1 रख दीजिए आप, 1 kg। डेल्टा टी की जगह रख दीजिए 1 केल्विन, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस भी चल जाएगा, अभी बताया था। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस में चाहे केल्विन ले लो चाहे डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है। तो ये भी 1 और ये भी 1, तो C इक्वल्स टू कितना आ गया? Q। अब यहां से डेफिनेशन बता दीजिए क्या हो जाएगी। What would be the definition of specific heat capacity? Amount of heat energy needed per kilogram बताइए। per kilogram। ये तो हम पहले से ही कह रहे थे। The amount of heat energy of a body which having mass of 1 kilogram and heat of 1 degree Celsius is equal to specific heat capacity. Energy required to raise the temperature of 1 kilogram body by 1 degree Celsius. Yes. किसी 1 kg की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी होती है, C की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? Q के। तो मतलब कितनी हीट देनी पड़ रही है? जो भी हीट आपको देनी पड़ती है दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। अब इसको ऐसे बोलेंगे, यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस by 1 degree Celsius is known as the specific heat capacity of the body.
क्योंकि 1 किलोग्राम होना जरूरी नहीं है, 1 ग्राम भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जूल पर ग्राम आ जाएगा, ये कैलोरी में है एनर्जी तो कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। अभी आपने जो गड़बड़ की है, आपने यहाँ इसको कह दिया हीट, जबकि है ये टेम्परेचर डिफरेंस। इसीलिए नया टॉपिक बन गया डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ये आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। So what is the difference between heat and temperature? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy, बिल्कुल सही है। Temperature is the measure of coldness and hotness. It is a measure of degree of hotness or coldness. SI unit or SI unit is calorie or Kelvin. Kelvin. हीट की जो यूनिट है वो जूल है और ये केल्विन है। एंड देन amount of heat contained in a body depends on mass, temperature and substance. Heat यहाँ पे डिपेंड कर रही है मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल पर, और टेम्परेचर इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? इट डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी है। हीट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? कैलोरीमेट्री, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यस थर्मोमीटर का यूज कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। एंड दिस इज being measured by thermometer. The two bodies having same quantity of heat may differ in their temperature. दो अलग अलग बॉडीज हैं, उन्हें आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दी, तो क्या उनका टेम्परेचर सेम होगा? हो भी सकता है और जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। दो अलग अलग मटेरियल है ना, जैसे भी हम एग्जांपल बता रहे थे, एक वुडन टेबल है और एक आयरन की टेबल है, दोनों को सेम क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोवाइड कर दो, धूप में रख दो, क्या दोनों इक्वली गर्म हो जाती हैं? नहीं होती है, क्योंकि मेटल वाला जो है वो ज्यादा गर्म लगता है हमें और वुडन का कम। तो दोनों को हीट तो सेम ही दे दी हमने, बट फिर भी दोनों के टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे। इसी तरह से टू बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर मे डिफर इन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ हीट। अगर कोई दो बॉडीज सेम टेम्परेचर पे दिख रही हैं तो उन्हें सेम टेम्परेचर तक लाने के लिए अलग अलग हीट की जरूरत पड़ी होगी। आर यू गेटिंग? जैसे दो बच्चों को सेम टॉपिक समझाने के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। कोई एक बार के एक्सप्लेनेशन में समझ जाते हैं, कोई 4 बार एक्सप्लेन करने पर समझते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड इज डिफरेंट, जबकि लेवल सेम है, दोनों सेम क्लास में है। समझ में आ रही है क्या बात? एंड जब कभी भी टू बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तब टोटल अमाउंट ऑफ हीट टू बॉडीज को कांटेक्ट में रख दिया तो पूरे सिस्टम की टोटल हीट कैसे आ जाएगी? पहली वाली बॉडी की हीट प्लस दूसरे वाली बॉडी की हीट। ये तो हीट के लिए हो गया, लेकिन अगर दो बॉडीज सेम कांटेक्ट में रख दी तो क्या उन दोनों के टेम्परेचर्स को ऐड करके पूरे कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर आ जाएगा? एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इसके अंदर है 10 जूल एनर्जी, इसके अंदर है 15 जूल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी हुई? 25 जूल हो गई, टोटल हो गया 25। अब एक बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इस बॉडी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। दोनों का ओवरऑल टेम्परेचर कितना हुआ? कितना?
टेम्परेचर को क्या होगा, ऐड नहीं हो सकता, इसका टेम्परेचर कम होगा क्योंकि एनर्जी इधर से इधर जाएगी और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कहीं दोनों का मीन एवरेज आएगा, एवरेज हो सकता है 12.5 ही आ जाए। आर यू गेटिंग दैट? तो क्या दोनों को ऐड करके टेम्परेचर मिल रहा है? नहीं मिलता है। ये एक और डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें? नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट